Hello everyone, again welcome to Eklavya Academy APD ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10th। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बोला था कि हम आगे से अपनी अगली वीडियो में अपने टेक्स्ट बुक के बारे में टेक्स्ट बुक के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 फर्स्ट फ्लाइट बुक से। इसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, अभी हम हर चैप्टर का शॉर्ट समरी लेंगे। ठीक है, शॉर्ट समरी लेने के बाद समझेंगे, उसके बाद उसके कैरेक्टर स्केच को जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे डील करेंगे जिसमें कि आपको परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हम लोग बहुत ही आसानी से इसको हैंडल करते हुए डील करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ कैरेक्टर्स के नाम लिखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एनेलिस मैरी, सेकेंड वर्ल्ड वार, एम्स्टर्डम, ऑटो, मार्गोट, एडिथ हिलेंडर फ्रैंक, मिसेस क्यूपरस, जीएनसीएन जैक्स, मिस्टर केसिंग, ये सब हमारे इस चैप्टर के कैरेक्टर हैं। मुख्य कह सकते हैं, मुख्य कैरेक्टर ये, क्योंकि इन सब के बारे में कुछ न कुछ डिस्कशन किया गया है इस चैप्टर में और इन सब पे बेसिस ही ये चैप्टर बना है। ठीक है, इस चैप्टर के जो मुख्य भूमिका में है, लीड रोल में है, उनका नाम है एनी फ्रैंक। यह कहानी उस समय की है जब यहूदियों और नाजियों के बीच में युद्ध चल रहा था। मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वार का युद्ध के समय का है। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय का है, जब जर्मन ऑक्यूपाई कर रहा था नीदरलैंड पर। मतलब नीदरलैंड पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया था जर्मन ने। उस समय की बात है। उस समय एनेलिस मैरी, जिनका शॉर्ट नेम एनी फ्रैंक था, जिनका जन्म जून 12, 1929 में हुआ था और इनका डेथ मार्च 1945 में हो गया था, वो भी टाइफाइड के कारण। इनका डेथ कंसंट्रेशन हॉल में, जहाँ की यहूदियों को नाजियों के द्वारा कैद करके रखा जाता था, वहाँ पर इनका एनी फ्रैंक का टाइफाइड के कारण डेथ हो गया था। ठीक है, यह एक जर्मन जेविश गर्ल थी। इसका मतलब कि ये जर्मन की रहने वाली यहूदी परिवार की लड़की थी। ठीक है, ये यहूदी समुदाय की थी। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय क्या हुआ कि जर्मन ने नीदरलैंड पे पूरी तरह से अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद इन लोगों का क्या हुआ कि इन्हें अपने मूल जगह को छोड़ करके एक जगह पे छिपना पड़ा। जा करके छिपने का कारण यह था क्योंकि उस समय नाजियों ने यहूदियों पे बहुत सारा अत्याचार करना प्रारंभ कर दिए थे, जिसके कारण से इनके फैमिली को और इनके कुछ लोगों को, दोस्तों को एक साथ जा करके एम्स्टर्डम में छिपना पड़ गया था। तो ये एम्स्टर्डम जो हमने ये देख लिया, ये कैरेक्टर भी देख लिया। ये एम्स्टर्डम जो है, एम्स्टर्डम एक जगह था जहाँ पर ये अपने फैमिली के साथ और अपने 4 दोस्तों के साथ छिपी थी 2 साल तक। ठीक है, कितने साल तक? 2 साल तक छिपी थी। ऑटो इनके पिताजी का नाम है। ऑटो इनके पिताजी का नाम है, जो कि हॉलैंड में चले गए थे। स्टार्टिंग में ये अपने किसी काम से या किसी वर्क से ये हॉलैंड में चले गए थे। उसके बाद 1942 में जब नाजियों का यहूदियों पे बुरी तरह से अत्याचार बढ़ने लगा, उस समय ये लोग 2 साल के लिए, यानी कि ये एनी फ्रैंक 2 साल के लिए अपने पिताजी के ऑफिस में जाकर के छिपी और वहीं से पकड़े जाने के बाद इन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया और वहाँ पे ही एनी फ्रैंक का डेथ हो गया था टाइफाइड के कारण। टाइफाइड के कारण एनी फ्रैंक का डेथ हो गया था। उसके बाद ये जो इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी ही ने जून 12, 1942 में उन्होंने अपने बेटी को, यानी कि एनी फ्रैंक को, उनके बर्थडे पे गिफ्ट किया था एक डायरी। ठीक है, एनी फ्रैंक को एक डायरी गिफ्ट किया गया था उनके पिताजी के द्वारा। ठीक है, कब? जून 12, 1942। आगे देखते हैं, आगे क्या है। मार्गोट, जो उनकी बड़ी सिस्टर है। मार्गोट कौन है? उनकी बड़ी सिस्टर है, एनी फ्रैंक की बड़ी सिस्टर, जो कि 16 साल की थी और उनका जन्म फ्रैंकफर्ट सिटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रैंकफर्ट सिटी में जन्म हुआ था। एडिथ हिलेंडर, जो एडिथ हिलेंडर फ्रैंक हैं, ये एनी फ्रैंक की मदर थी। इनकी कोई खास भूमिका नहीं दिखाई गई है इस चैप्टर में, कुछ लोगों की ही खास भूमिका दिखाई गई है, तो उन लोग पे हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे। मिसेस क्यूपरस, जो कि हेड मिस्ट्रेस है। हेड मिस्ट्रेस करने का मतलब है कि ये अपना पढ़ाई वहाँ से जाने के बाद, मतलब बचपन में ये पढ़ाई अपने दादी के साथ में रह करके ये पढ़ाई की थी। उस समय ये
मोंटेसरी नर्सरी स्कूल एक स्कूल था जहाँ पे इन्होंने पढ़ाई किया था। फिर वहाँ की एक हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूपरस, जिनसे इनका काफ़ी लगाव होने के बाद ये दोनों काफ़ी मिलजुल गए थे, एक दूसरे से इतने मिलजुल गए थे कि जब इनका फेयरवेल प्रोग्राम हो रहा था, मतलब कि विदाई समारोह जब रखा जाता है, किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चों का जब स्कूल से विदाई किया जाता है या किसी कॉलेज से विदाई किया जाता है, तो उस समय हम लोग एक फेयरवेल प्रोग्राम रखते हैं। उसी प्रोग्राम के दौरान इन लोगों का आंखों में आंसू थे, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों की आंखों में आंसू थे, और इन आंसुओं को देखते हुए उस फेयरवेल का नाम दे दिया गया था हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। मतलब दो दिल एक दूसरे से बिछुड़ रहे थे। वो उनकी टीचर मतलब हेड मिस्ट्रेस जो उनकी प्रधानाध्यापिका थी मिसेज क्यूपरस और एनी फ्रैंक, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड थे, काफ़ी दोनों के बीच में लगाव हो गया था, जिसके कारण वो फेयरवेल के समय जब ये एक दूसरे से अलग होने लगे तो इन दोनों के बीच में अजीब तरह का एक बॉन्ड बन गया था, जिसके वजह से ये दोनों का आंखों में आंसू आ गया उस फेयरवेल के दौरान। ठीक है, इसीलिए उस फेयरवेल का नाम हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं GN CN जैक्स, ये इनके फ्रेंड है। ठीक है, ये कौन है? इनके फ्रेंड है, क्लासमेट है। मिस्टर केसिंग जो है वो मैथ्स के टीचर हैं और वो एनी से कुछ वर्षों से नाराज़ है। नाराज़ होने का कारण यही था कि एनी बहुत ज़्यादा बोलती थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्लास में बात करती थी, टू मच टॉकेटिव थी। इसी वजह से उनके टीचर उनसे हमेशा नाराज़ रहते थे। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में हमेशा हल्ला करते हैं, गुल्ला करते हैं, जिस वजह से टीचर को गुस्सा आ जाता है। उसी तरह से मिस्टर केसी को भी एनी फ्रैंक पे हमेशा से गुस्सा था, कुछ वर्षों से था, ज़्यादा नहीं, कुछ वर्षों से था। इसीलिए वो उससे गुस्सा रहते थे, नाराज़ रहते थे। उनके द्वारा एनी फ्रैंक को उनकी एनी फ्रैंक के काम के अनुसार, जैसे एनी फ्रैंक बहुत ज़्यादा बोलती है, क्लास में कोई बच्चा बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है तो टीचर उन्हें बंदर कर देते हैं, फिर बंदर एक तरह का उसके लिए नाम दे दिया गया। उसी तरह से मिस्टर केसिंग के द्वारा एनी फ्रैंक के लिए कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक चूज करके दिए गए जो कि उस पर सुटेबल होता था। जैसे उन्होंने सबसे पहली बार जब उससे गुस्सा हुए तो गुस्सा होने के बाद उन्होंने उसे ऐसे लिखने के लिए बोला एक चैटर बॉक्स पर, मतलब एक बातूनी डब्बा जो ज़्यादा बोलता हो। ठीक है, चैटर बॉक्स का मतलब कि बातूनी डब्बा जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, उस पर एक ऐसे लिखने के लिए बोला। इस चीज़ को लेकर के एनी फ्रैंक को ज़्यादा उत्सुक नहीं हुई। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करते हैं। पहले हम लोग सारे कैरेक्टर को जान लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। उसके बाद उनको इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स बोला गया था। इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स कहने का मतलब है कि जिसे रोका ना जा सके वो बातूनी डब्बा, मतलब कुछ भी कर लो, बात तो करेंगे भैया, जो करना है कर लो। ठीक है, ये उस तरह का नाम था, इसलिए उन्हें ये लास्ट में ये दिया गया। उसके बाद लास्ट में जो लास्ट उनको ऐसे दिया गया था, मतलब एनी फ्रैंक को जो उनके टीचर के द्वारा लास्ट ऐसे का जो टॉपिक दिया गया था वो था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मतलब मिस्टर चैटरबॉक्स क्वैक 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 बोल रही, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये थे हमारे इस चैप्टर के जो मुख्य भूमिका में कैरेक्टर थे, उन लोगों के बारे में बताया गया है। अब इस चैप्टर को मैं शॉर्ट समरी में आपको समझा देता हूँ कि इस चैप्टर में हुआ क्या है, इस चैप्टर से क्या जानना है। ठीक है, वैसे ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिर भी आप लोग के सामने मैं इसे शॉर्ट में भी समझाता हूँ, फिर आगे डील करेंगे। ठीक है, इस कहानी में बेसिकली हुआ क्या था। इस कहानी में ये है कि जब नाजियों का यहूदियों पर अत्याचार बढ़ने लगा तो एनी फ्रैंक जो हमारे मुख्य भूमिका में है वो और उनका फैमिली एक बहुत ही सुरक्षित जगह पे, मतलब वो अपने पिताजी के द्वारा बनाए गए एक ऑफिस में उनके पूरे परिवार ने शरण लिया। उनके साथ 30 और लोग भी थे, उनके साथ 30 और लोग भी थे, उनके चाचा चाची और भी इस तरह के जितने भी लोग थे, दोस्त वगैरह वगैरह सब थे। फिर भी एनी को ऐसा लगता था कि वो उस जगह पे बहुत अकेली है। एनी को ऐसा महसूस होता था कि वो उस जगह पे बहुत अकेली है। जून 1942 ईस्वी को जून 1942 ईस्वी को उसके पिताजी के द्वारा उसके बर्थडे पे उसे एक डायरी गिफ्ट किया गया। ठीक है, जून 12 1942 को उसके पिताजी ने उसे एक डायरी गिफ्ट किया और जुलाई 1942 में उन सबको छिपना पड़ा क्योंकि नाजियों का जो अत्याचार बढ़ गया था उस वजह से। तो एक महीना के बाद जैसे ही उसे डायरी मिला, एक महीना के बाद उन लोगों को तुरंत एक जगह सुरक्षित जगह पे जाकर के छिपना पड़ा। उस सुरक्षित जगह पे छिपे हुए के दौरान, मतलब जब तक वो उस सुरक्षित जगह पे छिपे रहे, उस दौरान
एनी फ्रैंक ने सोचा कि अभी इतने लोग हमारे साथ हैं, उसके बावजूद भी मुझे मेरे पास एक क्लोज फ्रेंड होना चाहिए, मतलब उसके पास कोई ऐसा खास दोस्त नहीं था। तो इसलिए उसे लगता था कि नहीं, मेरे पास एक कोई खास क्लोज दोस्त होना चाहिए जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकूं, बता सकूं। ठीक है। तो वहाँ पे उसके दोस्ती के लायक उसके माहौल के लायक कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स नहीं था, जिस वजह से उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस डायरी को ही दोस्त बना लूँ। वही डायरी जो उसके पिताजी ने उसको गिफ्ट किया था। ठीक है। वही डायरी जो उसके पिताजी ने उसको उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया था, उस डायरी को उसने सोचा कि वह सोची कि क्यों नहीं मैं इस डायरी को ही अपनी फ्रेंड बना लेती हूँ। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बात बोला, एनी फ्रैंक ने एक लाइन बोला था, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल। मतलब उनका ये सेंटेंस कहने का मतलब क्या है, ये लाइन कहने का मतलब क्या है, उन्होंने इस लाइन से अब बोलना चाहा है कि मैं अपने मन की बात, मेरे मन में जो चल रहा है उन सारी बातों को इसके पेज के मैं इस डायरी के पन्नों में लिखूंगी, और इसमें काफ़ी धैर्य होता है। ये उत्सुकता से मेरे से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, और दोस्तों की तरह तुरंत हमसे पूछेगा नहीं, अरे ये क्या हो गया, ये क्यों लिखा, वो कैसे हो गया। ये सब सवाल जवाब पेपर नहीं कर सकता है, इसीलिए पेपर के पास मोर पेशेंस देन पीपुल, मतलब इंसानों से ज़्यादा धैर्य होता है। ठीक है। तो ये जो पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल लिखने के बाद, वो ये लिखने का उनका एक और कारण था, क्योंकि उनका एनी फ्रैंक का एज हो रहा था 13 ईयर्स। ठीक है। वो सिर्फ 13 साल की थी, और वो ये सोच के लिखना भी नहीं चालू कर रही थी, मतलब वो यह सोच के लिखने में डर भी रही थी कि इतनी छोटी उम्र के बच्ची का, खुद मैं भी आगे चल के भी 13 साल के बच्ची के लिखे हुई डायरी में उतना रोचक, इतना रुचि नहीं दिखी। ठीक है। कोई भी शख्स 13 साल के बच्ची के लिखी हुई डायरी पे उतना रुचि नहीं दिखाएगा, यह सोच के वह पहले लिखना भी स्टार्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बाद उसने लिखना स्टार्ट किया। उसने लिखा, काफ़ी कुछ सोचने के बाद उसने सबसे पहले जो लिखा, पहले उसके स्कूल के बारे में बताते हैं, जो पढ़ी, जो उसके दिमाग में चल रहा था, मैं वो सब उसके बैक के बारे में पहले बताता हूँ। वो जन्म कब हुआ था ये तो आपको पता चल गया। उनकी बहन का नाम है मार्गोट, जो 16 साल की लड़की थी। उनकी माँ का नाम है एडिथ हेलेंडर फ्रैंक, जो कि नॉर्मली उन लोगों के साथ रहती थी। उनके पिताजी का नाम है ऑटो, जो हॉलैंड चले गए थे अपने काम से। उसके बाद उनके पीछे उनकी माँ चली गई, और ये ये एनी फ्रैंक की बड़ी बहन और एनी फ्रैंक दोनों अपने दादी के साथ रहने लगी। ठीक है। वो रहने के बाद फिर मार्गोट चली गई, उसके पीछे पीछे फिर एनी फ्रैंक भी चली गई। वहाँ जाने के बाद उसने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ पढ़ाई किया। 1 साल के बाद जब वो पहली कक्षा में गई, तो वहाँ से फिर उन्होंने 6 साल तक, छठी कक्षा तक पढ़ाई किया वहाँ से। वहाँ के जो प्रिंसिपल थी, मतलब हेड मिस्ट्रेस थी, उनका नाम था मिसेज क्यूपरस। उनका नाम था मिसेज क्यूपरस। और एनी फ्रैंक का मिसेज क्यूपरस से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया। उस लगाव के कारण जब उन लोग का विदाई समारोह होने लगा, तो उस समारोह में एक दूसरे की आंखों में देखते हुए उन दोनों के आंसू आ गए, और उस समारोह का नाम, उस फेयरवेल का नाम हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल रख दिया गया। उसी स्कूल में एक और टीचर थे, उनका नाम था मिस्टर किसिंग। उनका नाम था मिस्टर किसिंग, जो कि मैथ्स के टीचर थे, और जो हमेशा एनी फ्रैंक पे गुस्सा रहते थे, मतलब नाराज़ रहते थे, क्योंकि एनी फ्रैंक बहुत ज़्यादा बोलती थी अपनी क्लास में, बहुत ज़्यादा बोलने का उसका आदत था। इस वजह से उसके टीचर उससे हमेशा गुस्सा रहते थे। उसकी आदतों को देखते हुए, एनी फ्रैंक के आदतों को ध्यान में देते हुए, मिस्टर किसिंग ने बहुत बार उसके लिए अलग अलग टॉपिक का ऐसे दिया, जिससे उसे समझ में आ सके कि ये ऐसे उसके लिए है। फिर भी उसने बड़ी चतुराई से हर बार उसका जवाब अलग अलग तरीके से दे दिया। जैसे कि फर्स्ट टाइम मिस्टर किसिंग ने एनी फ्रैंक को जो फर्स्ट टॉपिक दिया था, वो था चटर बॉक्स। चटर बॉक्स मतलब बातुनी डब्बा। उस बातुनी डब्बा को पहले तो उसने
इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब एनी फ्रैंक अपने घर पे गई तो घर पे जाने के बाद उसने बहुत ही सीरियसली, ठीक है, उस चीज़ पे सोचा और उसके बाद उसमें लिखा कि बच्चों का मतलब अधिक बोलना तो विद्यार्थियों का गुण होता है। क्या चतुराई भरा जवाब लिखा था उसने, क्या दिमाग लगाया था कि अधिक बोलना तो बच्चों का गुण होता है, और मेरी माँ तो इससे भी ज़्यादा बोलती है तो मैं उससे भी कम बोलती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बोलती नहीं। और ये हमारे वंश में आ रहा है, मतलब इनहेरिटेड ट्रायल्स है, हमारे वंश में ये चीज़ आ रहा है, इस वजह से मैंने भी ये बोला या फिर मैं भी बोलती हूँ। इस जवाब को सुन करके मिस्टर किसिंग काफ़ी हंसने लगे और 3 क्लास तक उन्होंने उसे टोका नहीं। लेकिन फिर चौथे क्लास में ये बेचारी आदत से लाचार थी, फिर से ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर दी। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने फिर से इसे एक नया टॉपिक दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब जिसे कभी ना रोका जा सके वो चैटर बॉक्स, मतलब जो हमेशा हल्ला करता रहे, जो किसी की बातों को ध्यान नहीं दे। इसका भी जवाब उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से दिया था, उस पर भी वो मुस्कुराए। लास्ट में फिर से काफ़ी समझाने के बाद फिर अगेन 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 एंड अगेन फिर वही गलती उनसे हुआ, वो फिर से बोलने लगी। जिस चीज़ को देखते हुए मिस्टर किसिंग ने लास्ट में उन्हें एक और टॉपिक दिया, और वो टॉपिक था क्वैक 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 सीड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। मतलब अब वो डायरेक्टली एनी फ्रैंक को बोल रहे थे कि इस तरह का जो बक 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 बोलते रहती है, ये अब बन गई है मिसेस चैटरबॉक्स। ठीक है, तो ये था उनके स्कूल का। उन्होंने जो सबसे पहला अपने डायरी में लिखा, उनके डायरी का, उन्होंने अपना डायरी का मतलब एनी फ्रैंक ने अपने डायरी का नाम रखा किट्टी। उसने बोला कि मैं अपने डायरी को किस नाम से बुलाऊंगी, तो किट्टी नाम से बुलाऊंगी। और उसने अपने डायरी के किट्टी के सबसे पहले वाले पन्ने पे लिखा, उसका जो सबसे पहले वाले पन्ने पे लिखा था मेरी प्यारी किट्टी, आज हमारे क्लास में सब बहुत शांति से बैठे हुए। इसका कहने का मतलब है कि उस दिन उस क्लास में रिजल्ट की घोषणा की जाने वाली थी, रिजल्ट बताया जाने वाला था कि कौन बच्चा पास होने वाला है और कौन बच्चा पास नहीं होने वाला। इस चीज़ का डिस्कशन उस दिन उस क्लास में होने वाला था। इस चीज़ को लेकर के क्लास में बहुत ही अजीब तरह का माहौल बना हुआ था। सब बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तू तो हो जाएगा, तू तो हो जाएगा, तू तो हो जाएगा। ऐसे बेसिकली हर स्कूल में होता है, जिस दिन रिजल्ट होता है अब भाई तू तो हो जाएगा, मैं कैसे होऊंगा, इस तरह का हर तरह का मतलब हर किसी में हो जाता है। वो तो फर्स्ट आ जाएगा, मेरा 1 नंबर कम आ जाएगा, ऐसा माहौल बना होता है। उसी तरह का माहौल बना हुआ था। उसी समय मैंने जैसे कैरेक्टर जब बता रहा था तो कैरेक्टर में जीएन सीएन और जैक्स के बारे में जिक्र किया था। ये जीएन सीएन और जैक्स उसी एनी फ्रैंक के साथ बैठे हुए थे। वो पीछे मुड़ के एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तुम तो पास हो जाओगे, मैं कैसे होंगे। तो उस दिन के रिजल्ट को लेकर के बच्चों के बीच में जो माहौल बना हुआ था, वो एक दूसरे से यही बात कर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, कौन पास होगा, क्या होगा। उसी बीच एनी फ्रैंक ने एक बात बोला था कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। सही भी है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ना। उसके हिसाब से अध्यापक एक ऐसे प्राणी है इस संसार में जिनके बारे में कुछ भी अनुमान लगाना संभव नहीं है। मतलब आप उनके बारे में अनुमान लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो यही बात एनी फ्रैंक ने बोला था, क्योंकि उस समय वहाँ का माहौल ऐसा था, सब एक दूसरे के रिजल्ट के बारे में चिंतित हुए थे। इन सब जो भी मिस्टर किसिंग के द्वारा जितने भी टॉपिक्स उनको एनी फ्रैंक को दिए गए थे, जो भी नाम दिए गए थे, उन सब का वो बहुत ही अच्छी तरीके से सही ढंग से जवाब देती गई। उसके बाद फाइनली लास्ट में क्या हुआ कि एनी फ्रैंक ने एक बहुत ही प्यारी सी कविता बोली, और उस कविता में शीर्ष यह था कि एक बतख थी, उसके बच्चे थे, एक माता थी। बतख ने अपने बच्चों को काट के मार डाला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। इस बात से मिस्टर किसिंग बहुत ही अजीब मिजाज को हो गए। वो और खुश रहने लगे, हंसी मजाक करने लगे। जो कहीं मजाक नहीं करते थे वो भी हंसी मजाक करने लगे, क्योंकि उसका शीर्षक कुछ इस तरह का था कि वो भी हंसने लगे। क्योंकि बतख तो सब क्विक क्विक करते ही रहते हैं ना, तो फिर मार देना इस पर बहुत ही ज़्यादा हंसी बन गया, और इस वजह से मिस्टर किसिंग भी बहुत ही हंस मिजाज बन गए। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक में एक और बेसिक सी बात रह गई है। उनकी जो दादी थी, उनका तबीयत 1941 में 1941 में उसकी दादी का तबीयत खराब हो जाने के कारण उस साल इनका बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हो पाया था। और अगेन
नेक्स्ट ईयर 1942 में जनवरी में उनकी दादी का निधन हो गया। ठीक है, उस साल इनका बर्थडे मनाया गया, लेकिन उतनी खुशी के साथ नहीं, बहुत ही कम खुशी के साथ। ठीक है, तो यही था हमारे चैप्टर में, बेसिकली जो भी था इतना ही था इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर के बारे में आगे का जो नोट्स होगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ एकलव्य एकेडमी एपीडी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। I gave you my heart.